गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर जोन। आज है 14 मई और 14 मई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के सारे ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप जरूर देखा करें। साथ ही साथ एंड में हम क्या डिस्कस करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम डेली डिस्कस करते हैं, ताकि आपका करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक वाला जो पोर्शन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का वो कवर होता चले। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम क्या करेंगे, जो अपने नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे सेबी हो गया, सिडबी हो गया, नाबार्ड हो गया, एचओसैम हो गया, तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारतीय ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपका करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक का पोर्शन है वो भी कवर होता चले। उसके बाद हम करंट अफेयर में ही हिस्ट्री के टॉप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री में पूछे जाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वहाँ से कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री एक बार डिस्कस कर लिया करेंगे, ताकि आपका क्या होगा, मॉडर्न हिस्ट्री का जो चैप्टर है वो भी साथ के साथ कवर होता चले। लेकिन आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी साथ के साथ लगाने पड़ेंगे, ताकि जो कोई क्वेश्चंस हैं, क्या होता है उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होती है, तो वो क्वेश्चन आप पहले से पढ़कर तैयार रखें, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो आप आसानी से 2 या 3 सेकंड में क्वेश्चन कर सकेंगे। बाकी का जितना टाइम होगा आप सारा का सारा मैथ और रीजनिंग में लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे तो टायर 1 निकालने में आपको काफ़ी आसानी रहेगी। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सब्सक्राइब इसलिए कर दिया करें क्योंकि चैनल को सपोर्ट और मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। अगर आप लाइक करेंगे वीडियोस को तो उससे मोटिवेशन मिलता है वीडियोस को और बेहतर बनाने के लिए। कल हम जो डिस्कस करने वाले थे, मैंने बोला भी था वीडियोस बनाने के लिए, तो वो वीडियोस में इतना कोई खास नहीं है। आपको ऐसे ही बता देते हैं कि जो टेंडर की जो डेट थी, जो 15 तारीख आने वाली 15 तारीख थी, उसको अब 14 दिन और बढ़ा दिया गया है, अब वो हो गई है 29 तारीख। तो ये बुरी खबर है जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए। तो अब जो टेंडर निकलेगा वो कब निकलेगा, 29 मई को निकलेगा, और 29 जून को वो टेंडर ओपन होगा और फिर पता चलेगा कि किस एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी ने उसको खरीदा है। तो ये बुरी खबर है, लगभग 1 महीना आपका यूं ही चला गया। तो निराश ना होए, आप उसमें करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं, अपना स्टैटिक जीके निकाल सकते हैं, हिस्ट्री और जो नॉर्मल जो करंट अफेयर पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, राजधानी के बारे में पूछा जाता है, और सीएम के बारे में पूछा जाता है, गवर्नर के बारे में पूछा जाता है, अभ्यारण्य पूछ लेगा आपसे, राष्ट्रीय उद्यान पूछ लेगा, नदियाँ पूछ लेगा। तो इस तरह के अगर आप क्वेश्चंस निकालेंगे अभी 1 महीने के अंदर तो आपका स्टैटिक पोर्शन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ नवंबर से हमारे करंट अफेयर वीडियो अपलोड होती जा रही है। आप नवंबर से करंट अफेयर की वीडियोस देखेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ 6 महीने की जो करंट अफेयर की वीडियोस है उससे आपका आईक्यू लेवल भी बढ़ेगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, जो एग्ज़ाम क्रैक करने में आपके लिए काफ़ी एक मोटिवेशनल साबित होगा। तो इसके लिए आपको करंट अफेयर डेली पढ़ना है, ताकि आपका बर्डन ज़्यादा बढ़े नहीं। साथ ही साथ हर दिन आप एक टारगेट फिक्स करें कि हमें आज ये टॉपिक पढ़ना है, और उस टॉपिक को पूरा का पूरा रात तक कवर करें, और पढ़ें ऐसा कि एक बार आपको पढ़ना है और वो लाइफ टाइम आपको याद रह जाए। तो इस तरह से आप पढ़ा करें। तो आज का आप टॉपिक निकालें कि राजधानी पढ़ें जितने स्टेट हैं, साथ ही साथ मुख्यमंत्री पढ़ें और राज्यपाल पढ़ें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 क्वेश्चन अगर बन जाएगा तो ये फ्री के नंबर हैं, 2 नंबर। सबसे पहले बात करें कोरोना ग्राफ की, तो कोरोना ग्राफ में आप इंडिया का रैंकिंग देख सकते हैं। पहले इंडिया 14-15 नंबर पे आती थी, अब 11वें नंबर पर है इंडिया की हालत। तो आप समझ सकते हैं अब ज़्यादा इंडिया की हालत ख़राब होती जा रही है। ऊपर बनी हुई है अमेरिका। अमेरिका में लगभग 85,197 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरे नंबर पर है स्पेन, तीसरे नंबर पर है रशिया, चौथे नंबर पर है यूके या फिर ब्रिटेन बोल सकते हैं, या ब्रिटेन का दूसरा नाम है यूके, यूनाइटेड किंगडम। भारत की बात करें तो भारत अभी 2551 लोगों की मौत हो चुकी है भारत में। अभी भी एक्टिव केसेस 50,000 हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखें। तो इसलिए आपको अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। कुछ जो एम्प्लॉयज़ हैं साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, और कुछ जॉब भी कर रहे हैं, तो अगर वो ऑफिस में जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को छूने से पहले
उसको अच्छी तरह साफ कर लें और छूने के बाद जब आप घर पर आएँ तो अच्छी तरह साबुन से हाथ धोकर या फिर सैनिटाइज़र का उपयोग करें। इस तरह से बचाव करेंगे तो कोरोना वायरस से आप जंग जीत जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। और करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, इसलिए डिटेल में सुने। अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो डिटेल में नोट डाउन करें, क्योंकि एक करंट अफेयर से लगभग 5 या 6 फैक्ट्स निकलते हैं और क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। और अगर क्वेश्चन ना भी आए तो आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार नियमित एकल जज पीठ कब से सुनवाई करेगी। अब पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आज तक जितनी भी सुनवाई हुई है वो कैसे सुनवाई हुई है, डिविजनल में, मतलब 2 व्यक्ति होते हैं एक बेंच में। लेकिन अब पहली बार क्या हुआ है कि एक बेंच में एक व्यक्ति भी सुनवाई कर सकता है। अब ये सुनवाई कर सकता है, ये कब से स्टार्ट हुआ है, तो ये स्टार्ट हुआ है 13 मई से। डेट इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जो फैक्ट्स बताए जाएंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। एक सिंगल व्यक्ति भी जज पीठ में बैठकर सुनवाई कर सकता है। और ये सुनवाई किन मामलों की करेगा, तो जो मामले 7 साल तक की सजा के हैं, 7 साल की सजा के जो मामले हैं उनको बेल देना या फिर उनका बेल ऑर्डर कैंसिल करना, इस तरह की जो सुनवाई है वो इस एकल पीठ में की जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। साथ ही साथ एक फैक्ट और आप याद रखें, 2019 के जुलाई तक, क्योंकि आपको पता होगा 2019 के जुलाई तक लगभग 11.5 लाख या 11.5 लाख केसेस जो थे वो पेंडिंग थे सुप्रीम कोर्ट में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना प्रेशर होता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी। अब बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट से एक क्वेश्चन ये बनता है आरआरबी एनटीपीसी में कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में, माफ़ कीजिएगा, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कोलकाता में की गई थी। गलती से भी दिल्ली ना टिक कर दें, दिल्ली को बाद में ट्रांसफ़र किया गया था सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सबसे पहले कहाँ की गई थी, कोलकाता में की गई थी। अब बात करें, एक क्वेश्चन ये बनेगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई थी वो किस चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत की गई थी। तो आपको पता होगा, अगर आपने पॉलिटी ढंग से पढ़ी है तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773। इसका नंबर आप याद रखें, रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का। इस एक्ट के तहत ही 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट के पहले जज कौन बने थे, तो लॉर्ड एलिजा इम्पे सुप्रीम कोर्ट के पहले जज बने थे। इम्पे से याद रख सकते हैं आप, लॉर्ड इम्पे, ये सुप्रीम कोर्ट के पहले जज बने थे 1974 में। तब आपको पता होगा रॉबर्ट क्लाइव का टाइम चल रहा था और रॉबर्ट क्लाइव ने एलिजा इम्पे के साथ मिली भगत करके, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि कानून का दुरुपयोग करके लोगों को फांसी पर चढ़वाया था। और इस कारण लॉर्ड एलिजा इम्पे को महाभियोग करके हटाया भी गया था। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स आप कहाँ पढ़ेंगे, या तो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे या फिर पॉलिटी के स्टार्टिंग में पढ़ेंगे। तो लॉर्ड एलिजा इम्पे थे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज बोल सकते हैं या फिर मुख्य न्यायाधीश बोल सकते हैं। और साथ ही साथ आज़ाद भारत जब 1947 के बाद सुप्रीम कोर्ट में बैठे थे तो पहले सीजीआई कौन थे, तो उनका नाम भी आप याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो उनका नाम था H.J. कानिया। इनका नाम आप ऐसे ही याद रखें, सरनेम से आप नाम याद रखा करें। कानिया के नाम से आप याद रखेंगे कि पहले सीजीआई कौन बने थे आज़ादी के बाद, तो वो बने थे H.J. कानिया। अब बात आती है वर्तमान में, तो वर्तमान में सीजीआई कौन है, तो वर्तमान में सीजीआई हैं शरद अरविंद बोबड़े। इनका नाम आपको पता होगा, शरद अरविंद बोबड़े। ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्तमान में हमारे कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या क्वेश्चन आता है, तो मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं मुख्य न्यायाधीश। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये शपथ दिलवाते हैं। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम्स में कि अगर
किसी कारणवश राष्ट्रपति का देहांत हो जाता है और उपराष्ट्रपति का देहांत हो जाता है तो उसके बाद जो सत्ता है वो कौन चलाएगा? तो मुख्य न्यायाधीश है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर जो भारत है उसको चलाएगा। तो ये है हमारे संविधान का प्रारूप। तो इस सारे के सारे फैक्ट्स को आप याद रखें। और कब से सुनवाई होगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 मई से सुनवाई होगी। और ये सारे के सारे जितने अपने फैक्ट्स डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, नोट डाउन कर लें। पीडीएफ में आपको सारा मिलेगा। अगर आप नोट डाउन भी नहीं करना चाहते हैं तो आप वहाँ से आसानी से पढ़ सकेंगे। ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। हाल ही में किस शहर में सामानों के होम डिलीवरी पर डिजिटल पेमेंट अनिवार्य कर दिया है? तो आपको पता होगा जैसे ही करेंसी नोट पे भी वायरस मिल रहा है, जो चेकिंग हुई थी आपने देखा होगा, रोड पे पड़े हुए नोट भी मिले थे। तो उसमें क्या हुआ, उसकी चेकिंग की गई तो उसमें भी जो कोरोना वायरस के वायरस थे वो पाए गए थे। तो इस कारण होम डिलीवरी पर रोक लगा दी है गुजरात की सरकार ने। अब गुजरात की सरकार ने लगाई है तो गुजरात के कौन से शहर में लगाई है? तो गुजरात के अहमदाबाद शहर में लगाई है। आपको पता होगा वर्तमान में गुजरात और महाराष्ट्र दोनों की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब बनी हुई है। सबसे ज़्यादा अगर कोरोना पॉजिटिव कहीं मिल रहे हैं तो पहले नंबर पर है महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पर है गुजरात। सबसे ज़्यादा लोगों की मौत भी हो रही है महाराष्ट्र और गुजरात में। इसी के कारण ये फैसला लिया गया है कि जो भी अगर आप सामान ऑनलाइन अगर मंगवा रहे हैं तो आपको उसका पेमेंट भी ऑनलाइन करना पड़ेगा। और ये डिजिटल बोल रहे हैं या फिर ऑनलाइन बोल रहे हैं, दोनों का मतलब एक होता है। तो ये किया है अहमदाबाद की सरकार ने। क्यों किया है? तो करेंसी नोट से कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए, ताकि अगर डिलीवरी बॉय के हाथों से जो नोट लिया है अगर वो कोरोना पॉजिटिव है, क्योंकि जो लेने वाला है उसको नहीं पता चलेगा कि ये कोरोना पॉजिटिव है, और उस कारण जो लेने वाला है उसको भी अगर कोरोना हो जाता है तो उसकी फैमिली बढ़ती जाएगी और पूरे फैमिली को हो जाएगा तो धीरे धीरे ऐसे कम्युनिटी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसी कारण लोग लगाइए अहमदाबाद में। अब बात हो रही है अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद से क्या कन्फ्यूज़न होता है एक कि गुजरात की राजधानी पूछता है और उसमें ऑप्शन भी दे रखा होता है अहमदाबाद, एक ऑप्शन दे रखा है गांधीनगर, सूरत। तो गलती क्या होती है कि जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, अहमदाबाद टिक कर देते हैं। तो अहमदाबाद को टिक नहीं करना है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री कौन मिलेंगे आपको? विजय रूपाणी। राज्यपाल कौन मिलेंगे आपको? आचार्य देवव्रत। राज्यपालों के नाम आप इंपॉर्टेंट हैं, याद रखा करें। साथ ही साथ गुजरात की बात हो रही है तो राष्ट्रीय उद्यान कौन से मिलेंगे आपको गुजरात में? तो गुजरात में राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद मिलेगा मेरीन राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद मिलेगा वेलादवार, वेलावदार। उसके बाद मिलेगा बसंता। ये 4 राष्ट्रीय उद्यान है, इनका नाम आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन और बनता है जो कॉमन क्वेश्चन है गुजरात से, कि गुजरात का जो शहर है सूरत वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सूरत शहर बसा हुआ है ताप्ती नदी के किनारे। और जो नर्मदा में जो मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो कहाँ स्थित है? तो वो गुजरात में स्थित है। सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बना है? तो वो गुजरात में बना है मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम भी परिवर्तित कर दिया गया है। साथ ही साथ सबसे बड़ी जो मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो भी कहाँ बनी है? गुजरात में बनी है। और सबसे बड़ा जो भारत का मंदिर बनेगा वो कहाँ बनेगा? गुजरात में बनेगा। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स आपको स्टैटिक फैक्ट्स हैं, ये कवर करने हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है उसकी हाइट और किसने बनाया है, कंपनी का नाम, कितना उसका जो डायमेंशन है वो सारा का सारा आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि वो मूर्ति 2016 के बाद बनी है, तो इम्पोर्टेंट रहेगी आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो ये फैक्ट्स हो गए गुजरात से। एसएससी सीजीएल में गुजरात से क्या क्वेश्चन पूछा गया था? क्योंकि क्या होता है एक शिफ्ट में अगर किसी राज्य को टारगेट किया जाता है तो सारे क्वेश्चन उसी राज्य से मोस्टली बनाए जाते हैं। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि माधवपुर मेला, माधवपुर मेला कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है या फिर कहाँ मनाया जाता है? तो माधवपुर मेला मनाया जाता है गुजरात में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और आप याद रखें जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि सुदर्शन झील का निर्माण कहाँ पर किया गया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था गुजरात में। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है, गुजरात में याद रखें। और डिजिटल पेमेंट अनिवार्य कर दिया है अहमदाबाद शहर में। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा।
हाल ही में किस महिला एथलीट ने संन्यास की घोषणा कर दी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो महिलाएं हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हैं दीपा मलिक। और दीपा मलिक कैसी महिला एथलीट हैं? तो ये पैरा एथलीट हैं। आपको पता होगा 2 तरह के ओलंपिक होते हैं। एक होता है नॉर्मल ओलंपिक जिसमें जो स्वस्थ खिलाड़ी हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। एक होता है पैरा ओलंपिक। तो पैरा ओलंपिक क्या होता है? जो विकलांग खिलाड़ी होते हैं तो वो पार्टिसिपेट करते हैं पैरा ओलंपिक में। तो जो दीपा मलिक हैं ये एक पैरा एथलीट हैं। अब बात करें जो दीपा मलिक हैं, इनको लगभग 58 तो राष्ट्रीय, 58 तो नेशनल प्राइज मिल चुके हैं या फिर पदक बोल चुके हैं, और 23 मिले हैं इंटरनेशनल पदक। इस चीज़ का आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी संख्या आपको याद रखनी है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और याद रखना है दीपा मलिक से कि खेल रत्न पाने वाली पहली महिला है ये। खेल रत्न का जो पुरस्कार होता है उसको पाने वाली फर्स्ट एथलीट है ये सारे के सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ये हैं दीपा मलिक। आपने देखा होगा कई बार 2016 में चर्चा में बनी हुई थी, इन्होंने मेडल जीता था भारत के लिए। तो ये हैं दीपा मलिक, इनका नाम आप याद रखें, इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ कल हमने बजट देखा था, जो बजट नहीं कहेंगे उसको, आर्थिक पैकेज बोलेंगे, जो 20 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने आवंटित किया था। तो उसमें से 6 लाख करोड़ रुपए का तो बता दिया था कल निर्मला सीतारमण जी ने। निर्मला सीतारमण जी कौन? वर्तमान में पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री। उन्होंने 6 लाख करोड़ रुपए का तो बता दिया था, जिसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने टर्म यूज़ किया तो वो यूज़ किया था एमएसएमई। और जो करंट अफेयर में जो वर्ड्स आते हैं उन्हीं की फुल फॉर्म एग्जाम में बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो एमएसएमई की फुल फॉर्म आप याद रखें, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। मतलब क्या है इसका? जो आपने देखा होगा लघु उद्योग होते हैं या फिर मध्यम उद्योग होते हैं, तो उनको लोन देने की बात की गई थी इस एमएसएमई के तहत। तो ये है फुल फॉर्म एमएसएमई का। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके और इसको नोट डाउन कर लें, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आपका दोनों एग्जाम का टारगेट रहना चाहिए, आरआरबी एनटीपीसी भी और आरआरबी ग्रुप डी भी। आरआरबी एनटीपीसी में क्या होगा, 2 शिफ्टें होंगी तो उसमें चांसेस 10% कम हो जाते हैं, लेकिन आपका जो ओवरऑल बैकअप रहता है वो किससे रहेगा? ग्रुप डी से। तो आप ये ना सोचें ग्रुप डी की जॉब ऐसे ही है, लगभग 28,000 से 30,000 सैलरी होती है ग्रुप डी की। तो ये अभी के हालात देखते हुए काफ़ी अच्छी है, तो आपको बैकअप रखना है ग्रुप डी का। साथ ही साथ एनटीपीसी की तैयारी जी जान से करें, लेकिन ग्रुप डी का बैकअप आपको साथ रखना है। और साथ कैसे रखना है? प्रीवियस ईयर जब तक नहीं लगाएंगे आप, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कंपनी कह रहा हूँ, जो रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं वो कैसे निकालने हैं आपको। क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न अगर आप एसएससी पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, तो रेलवे एनटीपीसी का आपको बिल्कुल ऑड पैटर्न लगेगा। एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन है, जैसे कि उसमें पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसका दूसरा नाम क्या था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा नाम है जॉन कंपनी। जॉन कंपनी। अब अगर आपने कभी पढ़ा ही नहीं इस कंपनी के बारे में, तो आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा भी नहीं होगा वहाँ पर कि ये कंपनी का नाम जॉन कंपनी भी हो सकता है। इस तरह की क्वेश्चन जब तक आप प्रीवियस ईयर से नहीं लगाएंगे, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी परेशानी होने वाली है। इसलिए प्रीवियस ईयर लगाना कंपलसरी है आपके लिए। तो इसका भी बता दें, जॉन कंपनी 1215 में वहाँ के एक राजा होते थे जॉन, तो उनके नाम पर रखी गई थी ये जॉन कंपनी। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपको प्रीवियस ईयर से ही समझ आएंगे, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर लगाना कंपलसरी है। अगर आपके पास अभी परचेज करने के पैसे नहीं है, तो हमारे टीम क्या करेंगे, 25-25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सेट लगा लगा के आप तक डिलीवर कर देंगे। क्योंकि नेट सभी के पास है, लेकिन अभी दुकानें खुली नहीं है, जो बुक्स की दुकानें हैं, तो वो आपको यहाँ से वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करवा देंगे हम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूरदर्शन के सहयोग से सरकारी स्कूलों में कक्षाएं शुरू की हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 2 फैक्ट्स और हम डिस्कस करेंगे। तो दूरदर्शन के सहयोग से सरकारी स्कूलों में कक्षाएं शुरू करी है झारखंड की सरकार ने। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इनको ट्रिक्स से या कैसे भी आपको याद रखने हैं, लेकिन आपको याद रखने हैं। तो झारखंड की सरकार ने ये स्टार्ट किया है कि जो
सरकारी स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं तो उनको ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया है। और आपको पता होगा कि जो टीचर्स हैं, जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, वो किसी अन्य स्टेट से भी आ रहे होते हैं या फिर बहुत दूर दराज से आ रहे होते हैं, तो वो आने में असमर्थ होंगे लॉकडाउन के कारण। तो इसलिए दूरदर्शन के साथ मिलके उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस अरेंज की है। तो ये की है झारखंड की सरकार ने। झारखंड की बात करें तो झारखंड की राजधानी क्या मिलेगी आपको? रांची मिलेगी झारखंड की राजधानी। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जो हमने कभी पढ़े नहीं होते, ये क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। तो रांची है झारखंड की राजधानी। मुख्यमंत्री कौन मिलेंगे आपको? मुख्यमंत्री मिलेंगे हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है मुख्यमंत्री के रूप में, तो इनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़कर जाएं। ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड के। साथ ही साथ इनकी पार्टी का नाम आप याद रखें, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में JMM भी बोला जाता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। राज्यपाल कौन मिलेंगी आपको? राज्यपाल मिलेंगी द्रौपदी मुर्मू। इनका नाम भी आप याद रखें। द्रौपदी मुर्मू से एक क्वेश्चन ये बन सकता है, अगर बनेगा भी तो, कि भारत की ऐसी कौन सी राज्यपाल हैं जो आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग करती हैं या फिर आदिवासी महिलाएं, तो वो हैं द्रौपदी मुर्मू। इनका नाम आप याद रखें। साथ ही साथ झारखंड से 2 फैक्ट्स और आप याद रखें कि आपको नेशनल पार्क कौन सा मिलेगा झारखंड में? तो झारखंड में नेशनल पार्क मिलेगा आपको बेतला, बेतला नेशनल पार्क। उसके बाद आपको मिलेगा पलामू टाइगर रिजर्व। और करंट अफेयर से अगर झारखंड के बारे में हम डिस्कस करें तो करंट अफेयर से क्या मिलेगा? कोबोट रोबोटिक्स बनाया था झारखंड के लिए, जो मरीज हैं कोविड-19 के, तो उनके लिए बनाया था कोबोट रोबोटिक्स, जो मरीजों को खाना व दवाई सप्लाई करेगा। साथ ही साथ ये हो गई पढ़ाई की स्कीम। कल हमने डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश की एक शिक्षा के लिए स्कीम क्या थी? टॉप पेरेंट ऐप, ताकि घर बैठे बच्चे पढ़ाई कर सकें, उनका जो पढ़ाई है उसका लॉस ना हो सके। साथ ही साथ एक ऐप था राजस्थान का स्माइल ऐप। तो ये भी क्या था? एक शिक्षा का ऐप था। और साथ ही साथ डिफरेंट वेब पोर्टल्स डाले गए हैं जो शिक्षा के ऊपर आधारित हैं। तो ये सारे के सारे आपको करंट अफेयर में पिछले वीडियोस में मिल जाएंगे। आप अगर डेली वीडियोस नहीं देख रहे हैं तो जब फ्री टाइम में बैठे हो आप, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हमने कंप्लीट कवर किए हैं, और वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। और इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे शिक्षा के क्षेत्र के, वो सारे के सारे वहाँ पर आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये हुआ है झारखंड की सरकार ने दूरदर्शन के सहयोग से सरकारी स्कूलों में कक्षाएं शुरू की हैं। तो ये है झारखंड की सरकार के। ऑप्शन 20 का सही होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कोविड-19 की वजह से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए किस देश ने 3 गुना टैक्स बढ़ा दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो फैक्ट्स है आपको करंट अफेयर का, वो भी हम साथ के साथ बताते चलेंगे। हाल ही में दिल्ली में केस हो रहा है जफरुल इस्लाम का, जो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने क्या करा, एक चिट्ठी लिखी है अरब देश के लिए, जो उन्होंने कुछ भारत की बेइज्जती के लिए लिखी है। तो इस कारण क्या है, सऊदी अरब चर्चा में बना हुआ है। तो सऊदी अरब के बारे में आप याद रखें। तो ये जो 3 गुना वैट या टैक्स बढ़ा दिया गया है, ये कहाँ का बढ़ा दिया गया है? सऊदी अरब का। जितने भी फैक्ट्स आ रहे हैं सऊदी अरब के, वो भी आपको साथ के साथ कवर करने हैं। सऊदी अरब की राजधानी क्या मिलेगी आपको? रियाद मिलेगी सऊदी अरब की राजधानी। साथ ही साथ मुद्रा क्या मिलेगी? मुद्रा मिलेगी रियाल। दोनों सेम सेम है, आसानी से याद हो जाएंगी। राजा का नाम आप याद रखें, राजा का नाम है मोहम्मद बिन सलमान अल सौद। मोहम्मद बिन सलमान अल सौद, ये हैं सऊदी अरब के राजा, क्योंकि सऊदी अरब में अभी भी किंग का शासन चलता है। अब सऊदी अरब और यूएई में कंफ्यूज ना हो, यूएई अलग है, सऊदी अरब अलग है। कैसे? सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, लेकिन यूएई की राजधानी क्या मिलेगी आपको? अबू धाबी। तो कंफ्यूज ना हो, अगर यूएई या फिर सऊदी अरब इनमें से किसी की राजधानी पूछी जाए तो कंफ्यूज ना होंगे। सऊदी अरब की राजधानी मिलेगी आपको रियाद और यूएई की राजधानी मिलेगी आपको अबू धाबी। हाल ही में कहाँ पर प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है बेंगलुरु में। और बेंगलुरु किसकी राजधानी है? तो कर्नाटका की राजधानी है। ये सारे के सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं स्टार्टिंग में ही। ये बेसिक फैक्ट्स हैं
जो सबको पता होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपको स्टार्टिंग से कवर करना है, यानी कि आपका बेसिक कमज़ोर है अभी। तो बेंगलुरु में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू हुआ है, और क्यों शुरू हुआ है तो आपको इसमें जो एक गाइड किया जाएगा कि किस तरह से आपको अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाना है, किस तरह से आपको अपना जो रेस्पिरेशन सिस्टम है, श्वसन जो तंत्र है आपका, वो किस तरह से मजबूत रखना है। तो ये सारे के सारे गाइडेंस किए जाएंगे प्राणवायु कार्यक्रम के तहत। ये निर्देश दिए जाएंगे किस तरह से कोविड-19 से बचना है, और किस तरह से अपना जो रेस्पिरेटरी या फिर आपका इम्यून सिस्टम है उसको इंक्रीज करना है। तो ये किया गया है बेंगलुरु में। बेंगलुरु से एक क्वेश्चन और आप याद रखें कि बेंगलुरु से आरआरबी एनटीपीसी में एक क्वेश्चन बना था कि सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा आईटी हब अगर भारत में कहीं है, या फिर विश्व में बोल सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के बाद अगर सबसे बड़ा आईटी हब कहीं है तो वो कहाँ है, भारत के अंदर है। और कहाँ पर, बेंगलुरु में। ये तो हुआ सिलिकॉन वैली। अब क्या होता है, सिलिकॉन और साइलेंट दोनों में एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है। तो साइलेंट वैली हमने डिस्कस किया था, शांत घाटी कहाँ है, वो है केरल में। और सिलिकॉन वैली कहाँ है, बेंगलुरु में। तो दोनों में कंफ्यूज ना हो। अब बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटका में। तो कर्नाटका के मुख्यमंत्री कौन मिलेंगे आपको, येदियुरप्पा मिलेंगे, जो कि बीजेपी पार्टी के हैं। साथ ही साथ राज्यपाल कौन मिलेंगे आपको, तो राज्यपाल मिलेंगे वजुभाई वाला। इनका नाम आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने अपनी सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले स्टार मार्क करके इसको नोट डाउन कर लें। इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। तो हाल ही में इजराइल में एक जगह है तेल अबीब शहर बोल सकते हैं इसको इजराइल का। तो तेल अबीब है, वहाँ पर एक सड़क है जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया, टैगोर सड़क या फिर टैगोर स्ट्रीट। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब ये टैगोर स्ट्रीट क्यों किया है, तो हाल ही में जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनकी 159वीं जयंती है। तो उसके उपलक्ष्य में उनको सम्मान देने के लिए उन्होंने अपनी स्ट्रीट का नाम बदलकर क्या किया है, टैगोर स्ट्रीट। तो ये बहुत अच्छी बात है भारतीयों के लिए। साथ ही साथ रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र आ रहा है तो एक चीज़ आप याद रखें कि हमारा जो नेशनल एंथम है या फिर राष्ट्रगान है, ये जनगण मन, ये किसने लिखा, तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और गाया कब, तो गाया था 1911 में, जब जॉर्ज पंचम और मैरी आई थी भारत के अंदर, दरबार लगा था दिल्ली दरबार, तब गाया गया था जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। साथ ही साथ एक चीज़ और आपको याद रखनी है रविंद्रनाथ टैगोर की, कि सबसे पहले भारतीय जिनको भारत रत्न मिला था वो कौन थे, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में मिला था इनको नोबेल प्राइज़। इस चीज़ का भी आपको याद रखना है। इनको नोबेल प्राइज़ सबसे पहले भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। भारत रत्न 1954 में स्टार्ट हुआ था और वो इनको बाद में मिला था। इनको नोबेल प्राइज़ सबसे पहले मिला था 1913 में। और इनकी जो किसके लिए मिला था, इनकी जो पुस्तक थी वो थी गीतांजलि। गीतांजलि के लिए मिला था इनको नोबेल प्राइज़। और भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज़ सबसे पहले मिला था, तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला और किसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए। ये इंपॉर्टेंट है तीनों क्वेश्चंस। ये है टैगोर स्ट्रीट, ये आप देख सकते हैं, ये नाम बदल कर क्या कर दिया है, टैगोर स्ट्रीट कर दिया गया है। इजराइल की बात करें तो इजराइल की राजधानी आपको क्या मिलेगी, जेरूसलम। साथ ही साथ मुद्रा क्या मिलेगी आपको, हमने पहले भी डिस्कस किया था, मुद्रा मिलेगी आपको शेकेल। और जो प्रधानमंत्री मिलेंगे उनका नाम क्या मिलेगा, बेंजामिन नेतन्याहू। ये मोदी जी के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, इनके बारे में भी आप पढ़कर जाएं। साथ ही साथ हमने संसद के बारे में डिस्कस किया था कि इजराइल की संसद को क्या बोलते हैं, तो संसद को बोलते हैं नेसेट। ये सारा का सारा आपको पीडीएफ में मेंशन मिलेगा। साथ ही साथ अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम डिस्कस करेंगे एडीबी के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक। और अगर आपका हिंदी में अगर पेपर में आएगा तो कैसा आएगा, एशियाई विकास बैंक। तो इस चीज़ को आप याद रखें। स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में।
मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको? मुख्यालय मिलेगा आपको मनीला फिलीपींस में, या फिर आपको मारद्योंग ऐसे करके एक सिटी मिलेगी, वो भी ऑप्शन में अगर आए तो मारद्योंग ऐसी सिटी है जहाँ पर इसका मुख्यालय है। वैसे मोस्टली आपको क्या मिलेगा? मनीला फिलीपींस मिलेगा, लेकिन अगर मारद्योंग अगर सिटी आएगी तो आप उसकी चीज़ का भी ध्यान रखें। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है मतासुगु असाकावा। इनका नाम आप याद रखें, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है क्वेश्चन। साथ ही साथ सदस्य देश आपको याद रखने हैं 68। अब इम्पोर्टेंट क्या है? स्थापना याद रखनी है, साथ ही साथ मुख्यालय याद रखना है और अध्यक्ष याद रखना है। जो सदस्य देश हैं उनको आप अगर नज़रअंदाज करें तो भी चल जाएगा, लेकिन अध्यक्ष, मुख्यालय और स्थापना, ये तीनों के तीनों फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। लगभग हमने 5 या 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में डिस्कस कर लिया, और इस महीने हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की संख्या ज़्यादा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? नेशनल जो हमारे संगठन है, राष्ट्रीय संगठन भारत के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा करंट और स्टैटिक का जो पोर्शन है वो साथ के साथ कवर होता चले। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उससे चैनल को मोटिवेशन मिलता है और सपोर्ट मिलता है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक बेल बटन को प्रेस नहीं किया है तो बेल बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें। अगर आपका कोई फेसबुक, व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी का, तो उसमें वीडियो को शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करंट अफेयर का लाभ प्राप्त हो सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।